प्रश्न 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? तो हमें कुछ कथन दिए हुए हैं नीचे। हमें उन कथनों में से देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। अपने उत्तरों के कारण दीजिए। हमें अपने उत्तर का कारण भी देना है। ठीक है। तो पहला कथन हमें क्या दिया हुआ है? पहला कथन दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले हमने एक बिंदु खींचा। अब इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींची, इस बिंदु से जाने वाली दूसरी रेखा खींची, इस बिंदु से जाने वाली तीसरी रेखा खींची, इस बिंदु से जाने वाली चौथी रेखा खींची। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इस एक बिंदु से होकर तो कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से होकर, ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, तो कथन सत्य कथन क्या होगा? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दिया हुआ कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है। भाग 2 में हमें बताना है कि कथन सत्य है अथवा असत्य और अपने उत्तर का कारण देना है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ठीक है, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अध्याय 5 के परिचय में पढ़ा था, अगर आपने हमारा परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे अध्याय 5 के परिचय का वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि जो अभिग्रहित 5.1 है वो क्या कहता है? दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यानी कि सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, उसको हमने इस तरह पढ़ा था। ये दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो जो हमें कथन दिया हुआ है वो कथन क्या है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। नहीं, तो ये कथन क्या होगा? असत्य कथन है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या है? असत्य। दोस्तों, प्रश्न 1 भाग 3। इस भाग में हमें पूछा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो शांत रेखा क्या होती है? रेखाखंड होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे परिचय के वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपने हमारा परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा परिचय का वीडियो देख सकते हैं। परिचय के वीडियो में हमने अभिधारणा 2 को पढ़ा था। अभिधारणा 2 क्या कहती है? हमारी एक शांत रेखा, अंग्रेजी में कहें तो टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, इसे हम रेखाखंड भी कहते हैं, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। ये है हमारी एक शांत रेखा, क्योंकि टर्मिनेटेड रेखा, क्योंकि जो ये जो दोनों तरफ इसकी दूरी निश्चित है, इसकी लंबाई निश्चित है। ठीक है, लेकिन हम इसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। बाईं तरफ भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं हम इसको, और दाईं तरफ भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो दिया हुआ कथन क्या है? हमारा सत्य है। एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर भी है। प्रश्न 1 भाग 4। यहाँ पर हमें दोस्तों दिया गया है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है, देखते हैं ये कथन सत्य है या असत्य। पहला, एक केंद्र लिया हमने, उसकी त्रिज्या ली, एक वृत्त खींचा। दूसरा केंद्र लिया, उसकी त्रिज्या ली, वृत्त खींचा। ठीक है दोस्तों, तो अगर यदि एक वृत्त से परिबद्ध प्रदेश को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करें तो वे संपाती होंगे। तो जैसे कि अगर हम इस वृत्त को इस पहले वृत्त के ऊपर रखें, ठीक है, तो वो एक दूसरे को ढक देंगे। अगर वो एक अध्यारोपित करें और संपाती अगर है, तो इनका जो केंद्र है और इनकी जो परिसीमाएं हैं, परिसीमा मतलब कि जिसे हम परिधि कहते हैं, परिसीमा इनकी सीमा, ठीक है, इनकी जो परिसीमाएं हैं वो संपाती होंगी। इनके केंद्र और इनकी परिसीमाएं संपादित होंगे। ठीक है, तो केंद्र से परिसीमा तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र से परिसीमा तक की दूरी भी बराबर होगी। तो हम कह पाएंगे कि इनकी त्रिज्या, जो परिसीमाएं हैं, परिसीमा मतलब कि जिसे हम परिधि कहते हैं, परिसीमा इनकी सीमा, ठीक है, इनकी जो परिसीमाएं हैं वो संपाती होंगी। इनके केंद्र और इनकी परिसीमाएं संपादित होंगे। ठीक है, तो केंद्र से परिसीमा तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र से परिसीमा तक की दूरी भी बराबर होगी। तो हम कह पाएंगे कि इनकी त्रिज्या भी संपाती होगी। संपाती मतलब बराबर होगी। तो हम कह पाएंगे कि हाँ, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन सत्य है। ठीक है, यही हमारे इस भाग का उत्तर है दोस्तों।
प्रश्न 1 भाग 5 आखिरी भाग है इस प्रश्न का। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी एक रेखा है, इससे पी क्यू के बराबर बताया गया है, और अगर पी क्यू बराबर एक्स वाई है, पी क्यू जो रेखा है वो एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये हमें बताना है कि सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, हम इसका हल करते हैं। यूक्लिड का प्रथम अभिग्रहित आपको याद होगा, जो कि हमने अध्याय 5 के परिचय में पढ़ा था। अगर आपने हमारे अध्याय 5 का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, उससे आपको और जानकारी मिलेगी। तो यूक्लिड का पहला अभिग्रहित क्या कहता है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। उसको हमने सिद्ध किया था कि यहाँ पर अगर ए बी बराबर पी क्यू जैसे दिया हुआ है और पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स वाई बराबर पी क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी भी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा? एक्स वाई के। ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। यही हमसे पूछा था कि ये कथन सत्य है या असत्य, तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 2 निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो हमें यहाँ कुछ पद दिए, उनकी परिभाषा देनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पद दिया है वो क्या दिया है? पहले भाग में समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होगी। समांतर रेखाएं, इसकी परिभाषा होगी वे दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ठीक है, इसको उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये एक रेखा है, एक और दूसरी रेखा। ठीक है, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी और इनके बीच की जो दूरी है वो जो बीच की दूरी है वो सदैव समान रहेगी, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं। तो यही परिभाषा है हमारी समांतर रेखाओं की। भाग 2 में हमें पद दिया गया लंब रेखाएं। ठीक है, तो हमें लंब रेखाओं को परिभाषित करना है। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? लंब रेखाएं। ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटें कि उनके बीच का कोण समकोण हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं। उदाहरण से देखते हैं। एक रेखा ये, दूसरी रेखा ऐसी रेखा है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? जो कोण है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री या समकोण के। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? हमारी लंब रेखाएं कहलाएंगी। ये दोनों रेखाएं हमारी कहलाएंगी लंब रेखाएं। यही हमारी लंब रेखा की परिभाषा है। प्रश्न 2 भाग 3, यहाँ पे हमें पद दिया हुआ है रेखाखंड। तो हमें रेखाखंड को परिभाषित करना है। रेखाखंड क्या होता है? जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, वो क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है या शांत रेखा कहलाती है। उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि ये रेखा है, इसके क्या है? दो अंत बिंदु है, इसकी जो लंबाई है वो सीमित है। ठीक है, तो ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित हो या ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, वो रेखा क्या कहलाती है? रेखाखंड या शांत रेखा। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है। प्रश्न 2 भाग 4, भाग 4 में हमें दिया हुआ पद है वृत्त की त्रिज्या। तो हमें वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा बतानी है। ठीक है, वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इस केंद्र से इसकी परिधि की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? इस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। प्रश्न 2 भाग 5, भाग 5 में पद दिया है हमें वर्ग। ठीक है, तो हमें वर्ग की परिभाषा बतानी है। ये ज्योमेट्री का है अध्याय, इसलिए ज्योमेट्री के हिसाब से ही बताएंगे। ये वर्ग वैसा नहीं होगा कि 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा बताएंगे। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और चारों कोण जो है समकोण हो, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है और चारों कोण उसके समकोण होते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है और इस चतुर्भुज के चारों कोण क्या है? समकोण है। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यही वर्ग की परिभाषा है दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये और उम्मीद करता हूँ कि इसका हल आपको समझ आया होगा। प्रश्न 3, नीचे दिए हुए दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये दो अभिधारणाएं दी हैं, इन पर हमें विचार करना है, इनको समझना है, उनको समझेंगे। क्या है ये दो अभिधारणाएं? दो भिन्न बिंदु, बिंदु ए और बी। ठीक है, बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, इस अभिधारणा को समझेंगे। दूसरी अभिधारणा दी है हमें, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस अभिधारणा को भी समझेंगे हम।
फिर पूछा हमसे क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं। देखेंगे कि इन दोनों अभिधारणाओं में हमें कोई अपरिभाषित शब्द प्राप्त होते हैं क्या। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी है मतलब क्या इन अभिधारणाओं को जो है हम असत्य साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं क्या। अगर नहीं तो फिर ये अविरोधी होंगी। और फिर पूछा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। दोस्तों हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं को हमारे परिचय में पढ़ा था, इस अध्याय 5 के परिचय में पढ़ा था। तो आपको अगर अभिधारणाओं के बारे में और जानकारी लेनी है तो अध्याय 5 का परिचय का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें अभिधारणा दी है उसको हम देखते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी। ठीक है, तो ए बिंदु हो गया और ये हो गया दूसरा बिंदु बी। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरा बिंदु सी ऐसा है विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। तो ए और बी के बीच में एक बिंदु आ गया सी, तो ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो ये अभिधारणा ठीक है। ठीक है, तो जो पहली अभिधारणा उसको हमने समझा कि कहना क्या चाहते हैं प्रश्न में। ठीक है, ए और बी के दो बिंदु हैं ए और बी, और उनके बीच में कोई बिंदु सी हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी अभिधारणा को देखते हैं। यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गई। इस रेखा पर पहला बिंदु ए, फिर ये दूसरा बिंदु बी। ठीक है, अब तीसरा बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, हमने तीसरा बिंदु यहाँ ले लिया। तो ये रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये हो गई हमारी अभिधारणा दूसरी। दूसरी अभिधारणा को हमने यहाँ पर परिभाषित कर दिया। ठीक है, दूसरी अभिधारणा में क्या कह रहे हैं कि कम 3 बिंदु विद्यमान है पर वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो एक रेखा पर हो, पर हमेशा जरूरी नहीं कि एक रेखा पर हो। ठीक है, एक रेखा पर होना उनका जरूरी नहीं है। तो यही हमारी दूसरी अभिधारणा कहती है। प्रश्न 3 के दूसरे भाग में हमसे पूछा गया था क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है क्या। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कोई अपरिभाषित शब्द है। तो देखिए जो पहली अभिधारणा है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो भिन्न बिंदु। तो क्या बिंदु की परिभाषा दी है हमें, बिंदु की परिभाषा दी है, नहीं दी। तो अपरिभाषित शब्द क्या हो गया, बिंदु। ठीक है, उसी तरह दूसरी अभिधारणा में आप देखेंगे एक रेखा, रेखा की परिभाषा दी है यहाँ पर, नहीं। तो दूसरा अपरिभाषित शब्द क्या हो गया हमारा, रेखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस भाग का उत्तर। फिर पूछा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। ठीक है, हमें बताना है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी है मतलब कि इनका इन अभिधारणाओं का विरोध किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये अभिधारणाएं सर्वथा सत्य हैं। ठीक है, इनको हम सिद्ध नहीं कर सकते कि ये गलत है। आप कोशिश कर सकते हैं कुछ इसको गलत सिद्ध करने की, पर ये गलत सिद्ध नहीं होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हाँ ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अंत में हमसे पूछा क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यूक्लिड की अभिधारणाएं जो है दोस्तों हमने हमारे अध्याय 5 के परिचय में पढ़ा है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये दोनों अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो दो बिंदु ले लिया हमने ए और बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक लाइन खींच दी, रेखा खींच दी हमने। ठीक है, अब इनके बीच में एक मध्य में एक बिंदु ले लिया हमने, बिंदु सी। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमने अध्याय 5 के परिचय में यूक्लिड की ज्योमेट्री के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि यूक्लिड के जो अभिग्रह हैं उसमें दूसरा अभिग्रह था यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी अभिग्रह को हम इस्तेमाल करेंगे अभी। तो एसी में भी हमने एसी जोड़ दिया और बीसी में भी हमने एसी जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने यूक्लिड के दूसरे अभिग्रह का यहाँ पर उपयोग किया। ठीक है, अब एसी में एसी जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 एसी। ठीक है, और बीसी और एसी है। ठीक है, तो बीसी और एसी को हमने क्या लिख दिया, एसी धन बीसी। ये तो 2 एसी हो गया, एसी धन एसी। और बीसी धन एसी को लिख दिया एसी धन बीसी। अब आप आकृति में देखिए, एसी धन बीसी ये किसके बराबर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका ए बी के बराबर। ठीक है, ये हो जा रहा है आपका ए बी के बराबर। ठीक है, क्योंकि ए सी धन बी सी किसके, ए बी के क्या है, संपाती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रखने पर वो ढक जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 ए बी। ठीक है, और ये भी हमने लिया है यूक्लिड के 7वें अभिग्रह से। ये परिचय की वीडियो में आप देख सकते हैं। 7वां अभिग्रह क्या कहता है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये आपको पता भी है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, ए सी बराबर 1/2 ए बी। ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही सिद्ध करने को कहा गया था। तो हम इसे लिख देते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब ये संस्कृत में है पर ऐसे लिख देते हैं कि इस प्रकार सिद्ध किया।
जो हमें सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कहेंगे इति सिद्धम। यही आपके इस प्रश्न का हल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, बहुत आसान हल था। प्रश्न 5 में दिया गया कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो मान क्या लेते हैं कि AB के दो मध्य बिंदु हैं, C और D, और हमें तो इसका उल्टा सिद्ध करना है, तो बिल्कुल हम इसका उल्टा ही सिद्ध करेंगे, जहाँ C और D अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, तो दो मध्य बिंदु मान लिए हमने AB के, C और D। दो बिंदु AB, एक रेखा खींच ली इन दोनों को मिलाने के लिए, एक बिंदु C लिया, दूसरा बिंदु D लिया। इन दोनों को हमने अभी अभी क्या माना है कि ये जो है मध्य बिंदु है AB के। ठीक है, अब प्रश्न 4 को जब हमने हल किया था, ठीक है, तो उसके अनुसार जो अगर C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमें क्या मिल रहा था, AC बराबर 1/2 AB। जो AC था वो AB का आधा मिल रहा था हमको, यही हमने सिद्ध भी किया था। उसी प्रश्न के हल के अनुसार, प्रश्न 4 के हल के अनुसार, यदि D जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, D, ठीक है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा मेरा, जो A से D तक की दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 AB, 1/2 AB के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अभी दो समीकरण निकाल लिए हैं। इस पहले समीकरण में हमें मिल रहा है AC बराबर 1/2 AB, और दूसरे समीकरण में मिल रहा है AD बराबर 1/2 AB। हमने यूक्लिड की ज्योमेट्री के परिचय में पढ़ा था कि पहला जो अभिग्रहित है यूक्लिड का, वो क्या कहता है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है परिचय का, अध्याय 5 के, तो अध्याय 5 के परिचय का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको अध्याय 5 के प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो AC बराबर 1/2 AB था, मिल गया था हमें, और AD बराबर भी 1/2 AB मिल गया था। तो यूक्लिड की पहले अभिग्रहित के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AD। AC बराबर हो जाएगा AD। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कब संभव है, जब C और D संपाती हो, संपाती हो मतलब एक के ऊपर एक हो। अगर यही C है तो यही D भी है मेरा। ठीक है, C और D संपाती हो तो हम कह सकते हैं C बराबर D। ठीक है, तो जो हमने मान के चला था कि C और D अलग अलग बिंदु हैं, दो अलग अलग मध्य बिंदु हैं, वो गलत था। अब हम क्या कह सकते हैं, अंत में हम क्या कह सकते हैं, एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, तो हमने वो सिद्ध कर दिया। यही इस प्रश्न का हल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। प्रश्न 6, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। ठीक है, आकृति दी हुई है हमें, यहाँ पे हमें दिया गया कि AC जो है वो BD के बराबर है, और हमें सिद्ध करने को कहा गया कि AB जो है वो CD के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। क्या दिया गया है हमें, AC बराबर BD, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब बिंदु बी जो है वो बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। बिंदु बी जो है हमारा ए और सी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए सी है, ए से लेके सी तक की लंबाई जो है ए सी, वो किसके बराबर होगी, ए बी धन बी सी के। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए सी बराबर ए बी धन बी सी, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। उसी तरह जो बिंदु सी है वो बिंदु बी और डी के बीच में स्थित है। बिंदु सी जो है बिंदु बी और बिंदु डी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी डी है, बी से लेके डी तक की दूरी है, वो किसके बराबर होगी हमारी, बी से लेके सी तक की दूरी और सी से लेके डी तक की दूरी, यानी कि बी सी धन सी डी। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, तो हमें 3 समीकरण मिल गए यहाँ पर। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 को प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में ए सी है और बी डी है, तो ए सी की जगह हम समीकरण 2 से लिख देंगे ए बी धन बी सी, और बी डी की जगह हम समीकरण 3 से लिख देंगे बी सी धन सी डी। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखा हमने ए सी बराबर बी डी। अब ए सी की जगह हम लिख देंगे ए बी धन बी सी, और बी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी सी धन सी डी, समीकरण 3 से। ठीक है, अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था इस अध्याय के, जो यूक्लिड का तीसरी अभिग्रहित है वो क्या कहती है, बराबरों में से बराबर को घटाने पर बराबर ही मिलता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है दोनों तरफ BC को घटा देंगे, दोनों तरफ BC को घटा देंगे, तो ये इस BC से ये BC चला जाएगा, दाईं तरफ वाले एक BC से ये दूसरा BC चला जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, AB बराबर CD, AB बराबर CD हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों प्रश्न में आप देखिए यही आपको सिद्ध करना था, AB बराबर CD। तो क्या हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हाँ हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया AB बराबर CD। यही इस प्रश्न का हल है दोस्तों, बहुत ही आसान हल है, आपको समझ आया होगा। प्रश्न 7, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा
से संबंधित नहीं है, पांचवें अभिग्रहित से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमें पता है। तो अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बारे में दोस्तों आपने हमारे अध्याय 5 यूक्लिड की ज्योमेट्री के परिचय में पढ़ा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अध्याय 5 के सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो यूक्लिड का अभिग्रहित पांचवा अभिग्रहित क्या कहता है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, इसलिए इसे सर्वभौमिक या सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। क्योंकि पूर्ण में से जो हिस्सा है, तो वो हिस्सा हमेशा पूर्ण से छोटा ही होगा। इसका मतलब पूर्ण जो है, इसका मतलब है पूर्ण जो है अपने भाग से, अपने जो भाग है उससे हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि जो भाग होगा वो पूर्ण का एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो हिस्सा जो है पूर्ण से हमेशा छोटा होगा, इसका मतलब पूर्ण जो है अपने हिस्से से या अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। इसलिए जो यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित है, वो उससे हम कहें सर्वभौमिक या सर्वव्यापी सत्य, मतलब कि सब जगह वो सत्य है, वो कहीं पर भी असत्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।